दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अ प्रपोजल फॉर इंडियन एनवायरमेंट सर्विस तथा SC सीक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन एनवायरमेंट सर्विस और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर रेगर नॉट जस्ट स्पीड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा यानी IES के गठन की जरूरत। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में पर्यावरण से जुड़े 2 ताजा मामलों ने खासा सुर्खियां बटोरी हैं। इनमें से एक भारतीय पर्यावरण सेवा यानी IES है, जबकि दूसरा केंद्र सरकार की पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं की मंजूरी की गति के आधार पर राज्यों के लिए नया ग्रेडिंग सिस्टम है। दरअसल पहला मामला तब चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए चौथी अखिल भारतीय सेवा के तौर पर भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के तहत केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने सरकार के प्रशासनिक मामलों में दखल देने में अपनी अनिच्छा जताते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस तरह की संरचना के गठन के बारे में जानने की उम्मीद कर सकता है। क्या वह 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के अनुरूप एक भारतीय पर्यावरण सेवा बनाएगी। गौरतलब है कि सुब्रमण्यम समिति का गठन अगस्त 2014 में देश में मौजूद पर्यावरण से जुड़े कानूनों और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए किया गया था। इस समिति ने सरकार के आर्थिक विकास के एजेंडे के साथ पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई संशोधनों का सुझाव दिया था। बहरहाल दूसरा मामला तब प्रकाश में आया जब केंद्र सरकार ने पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं की मंजूरी की गति के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देने के लिए नई ग्रेडिंग प्रणाली लाने का निर्णय लिया। जानकारों ने केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे देश में पर्यावरण के मामलों में अस्वस्थ प्रतियोगिता और कमजोर रेगुलेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो देश की पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय और कमजोर करेगा। पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं के मुताबिक पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं की मंजूरी की गति के अनुसार राज्यों को रैंक जारी करने का केंद्र का निर्णय गलत और अदूरदर्शी है। इससे राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यानी SEIAA परियोजनाओं के डेवलपर से कम डिटेल प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं और पर्यावरण संरक्षण में नियामक निरीक्षण की भूमिका भी कम होती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में स्वच्छ और संरक्षित पर्यावरण को जीवन के अधिकार को बनाए रखने के लिए खास साधनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसे में आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यावरण सेवा का गठन और भी जरूरी हो जाता है। पूरा मामला यही है जिससे भारतीय पर्यावरण सेवा से जुड़े मामले एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। लिहाजा इस आर्टिकल में हम भारतीय पर्यावरण सेवा से जुड़े उन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से खास हैं। तो सबसे पहले एक नजर TSR सुब्रमण्यम समिति और उसकी रिपोर्ट पर डालेंगे। फिर मौजूदा वक्त में भारतीय पर्यावरण सेवा की अहमियत के बारे में बात करेंगे और आखिर में इसके गठन की राह में मौजूद चुनौतियों के साथ साथ इनसे निपटने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं TSR सुब्रमण्यम समिति और उसकी रिपोर्ट की। तो अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने देश में मौजूद पर्यावरण से जुड़े कानूनों और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि 18 नवंबर 2014 को लगभग तय समय में समिति ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को सौंप दी। इस समिति ने सरकार के आर्थिक विकास के एजेंडे के साथ पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र की मंजूरी सहित
लगभग सभी पर्यावरण से जुड़े कानूनों में कई संशोधनों का सुझाव दिया था। हालांकि आगे चलकर एक संसदीय स्थायी समिति ने इस आधार पर रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि 6 पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए HLC यानी हाई लेवल कमेटी को दी गई 3 महीने की अवधि बहुत कम थी। लिहाजा इसने पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए पर्यावरण कानून के खास पहलुओं को कमजोर कर दिया है। साथ ही समिति ने सुझाव दिया कि पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए और अधिक विशेषज्ञता प्राप्त एक समिति का गठन किया जाए। गौरतलब है कि 6 पर्यावरण कानूनों में भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शामिल थे। TSR सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट में खास बात ये थी कि इसने एक पर्यावरण कानून प्रबंधन अधिनियम यानी ELMA का प्रस्ताव दिया, जिसमें केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण यानी NEMA और राज्य स्तरों पर राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण यानी SEMA नामक पूर्णकालिक विशेषज्ञ निकायों के गठन की कल्पना की थी। इन संस्थाओं का काम तकनीक और विशेषज्ञता का उपयोग कर समयबद्ध तरीके से परियोजना का मूल्यांकन करते हुए सिंगल विंडो मंजूरी प्रदान करना था। इसके अलावा सुब्रमण्यम समिति ने पर्यावरण से जुड़े मसलों पर फैसला लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सड़क, रेलवे और ट्रांसमिशन लाइन जैसे लीनियर परियोजनाओं, पावर व खनन परियोजनाओं और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का सुझाव दिया। साथ ही जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम और वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में समाहित किए जाने का भी सुझाव दिया। नए निकायों NEMA और SEMA के अस्तित्व में आने के बाद मौजूदा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उसमें समाहित करने का प्रस्ताव दिया है। ये बोर्ड पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उद्योगों पर लगाई गई शर्तों की निगरानी और विनियमन करते हैं। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण को हुए नुकसान के आधार पर पर्यावरण पुनर्निर्माण लागत का आकलन किया जाना चाहिए और इसे परियोजना की लागत में जोड़ा जाना चाहिए। इस लागत को परियोजना के जीवन काल के दौरान परियोजना प्रस्तावक से उपकर या शुल्क के रूप में वसूल किया जा सकता है। साथ ही समिति ने परियोजना मंजूरी के संबंध में नेमा, सेमा या पर्यावरण मंत्रालय के फैसलों के खिलाफ अपीलीय तंत्र का भी सुझाव दिया। इसमें अपीलों को निपटाने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा इसने पर्यावरण शासन में अधिकतम तकनीक और वैज्ञानिक सोच को लाने और उसे बढ़ावा देने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की तर्ज पर एक राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान का प्रस्ताव दिया और आखिर में पर्यावरण क्षेत्र में भविष्य के लिए एक कदम के रूप में योग्य और कुशल मानव संसाधन की भर्ती के लिए अखिल भारतीय सेवा के तौर पर एक भारतीय पर्यावरण सेवा का प्रस्ताव रखा, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय DOPT और UPSC द्वारा निर्धारित योग्यता और अन्य प्रक्रियाओं के आधार पर हो। अब सवाल है कि भारतीय पर्यावरण सेवा का गठन इतना खास क्यों है? तो कई विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा पर्यावरण से जुड़ी शासन व्यवस्था में दक्ष लोगों की मौजूदगी नहीं है। प्रशासन, नीति निर्माण और राज्य व केंद्र सरकारों की नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार हो रहे नुकसान से बचाने के लिए अब सिविल सेवक के साथ साथ सरकार की ओर से भी विशेष ध्यान देने की दरकार है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी कर्मचारी पर्यावरणीय कारकों के लिए जरूरी समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास अलग से इस मुद्दे पर सोचने के लिए पर्याप्त समय का अभाव है, तो दूसरी तरफ उनमें जरूरी दक्षता की भी कमी है। लिहाजा पर्यावरण क्षेत्र की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्यावरण विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले अधिकारी कई मुद्दों का बेहतर समाधान मुहैया करा सकते हैं। मौजूदा वक्त में लगातार हो रहे पर्यावरणीय नुकसान, पारिस्थितिक असंतुलन, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी आदि भारत के लिए एक बड़ी चिंता है।
नागरिकों को कई पर्यावरणीय मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट और कचरे का प्रबंधन और प्राकृतिक पर्यावरण का प्रदूषण आदि। पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारणों में से एक मौजूदा प्रणाली में निहित दोष है, जो अलग अलग स्तरों पर मौजूद पर्यावरणीय संस्थानों में उपस्थित है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी कोई एकीकृत संरचना नहीं होने की वजह से भी उससे जुड़ी चिंताओं के एकीकरण के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं के बीच कोई प्रभावी समन्वय नहीं है। हालांकि भारत में एक मजबूत पर्यावरण नीति और कानूनी ढांचा मौजूद है, मगर अधिकांश समस्या विभिन्न अधिनियमों और उसके तहत नियमों के बेहतर ढंग से लागू नहीं होने से संबंधित है। पर्यावरण मंजूरी और नीतियों को बनाने और उसे लागू करने वाले अधिकारी वर्तमान में यूपीएससी द्वारा संचालित अखिल भारतीय सिविल सेवाओं से आते हैं। इससे मौजूदा अनुमोदन प्रणाली और निगरानी तंत्र बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, जिससे पर्यावरणीय मुद्दों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं होता है। इसके लिए जरूरी संस्थागत ढांचा तैयार करने की जरूरत है। एक अखिल भारतीय सेवा के तौर पर एक नई भारतीय पर्यावरण सेवा की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये आने वाले दशकों में सार्वजनिक और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में एक विशेषज्ञ समूह के रूप में काम कर सकती है। आखिर में बात करते हैं MC मेहता बनाम भारत संघ मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास के महत्व पर जोर दिया है और कहा है कि सतत विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाना और नीतियों को लागू किया जाना चाहिए। एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन इस प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाएगा। हालांकि इसके गठन की राह में मौजूद चुनौतियों को दूर किए बिना ये बेहतर ढंग से लागू नहीं हो पाएगा। अब सवाल है कि भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन की राह में आखिर कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार में इच्छा शक्ति की कमी। केंद्र सरकार ने कभी भी सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट को औपचारिक रूप से नहीं अपनाया और न ही संसदीय स्थायी समिति द्वारा सुझाई गई एक नई समिति का गठन किया। हालांकि इनमें से कई सिफारिशें पर्यावरण रेगुलेशन की प्रक्रिया में परोक्ष रूप से अपना रास्ता बना रही हैं। साथ ही सरकार ने वन संरक्षण कानूनों में फिर से सुधार करने की बात कही है। इसके अलावा एक चुनौती ये भी है कि आखिर विशेषज्ञता तय करने का मानक क्या हो। पर्यावरण के मामलों में विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। वर्तमान में पर्यावरण विनियमन के मामले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भर्ती हुए वैज्ञानिकों के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के नौकरशाहों पर टिके हुए हैं। ऐसे में इस सेवा की विशेषज्ञता तय कौन करेगा, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास का भी लक्ष्य हासिल किया जा सके। अगली चुनौती की बात करें तो इसमें अगली चुनौती है कि आखिर इनकी नियुक्ति करने वाली एजेंसी कौन हो और ये सेवा किसके अधीन कार्यरत हो। पर्यावरण मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या फिर यूपीएससी जैसी कोई भर्ती एजेंसी जिसने सेवा की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। इसके अलावा अधिकारियों को पर्यावरण कानून को बेहतर ढंग से बनाने और उसे लागू करने के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। इसके लिए एक ट्रेनिंग अकादमी स्थापित करने की दरकार है। हालांकि इसके लिए याचिका दायर करने वालों ने भारतीय पर्यावरण सेवा अकादमी स्थापित करने की भी मांग की है। और आखिर में राज्य और केंद्र सरकारों के कानूनों, नीतियों के कार्यान्वयन, प्रशासन, नीति निर्माण और पर्यवेक्षण में एक रूपता की कमी है। इसके बिना कई तय लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनके बीच समन्वय की भी जरूरत है। अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से इनके बीच समन्वय लाया जा सकता है। इन सब के बीच आइए समझते हैं कि ऐसे में आखिर आगे की राह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले सरकार को सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। उसकी समीक्षा के लिए एक हाई लेवल विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिए, जिसमें पर्यावरण से जुड़े सभी हितधारक जैसे वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स, सरकारें, गैर सरकारी संगठन और प्रभावित लोग शामिल हों। सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेमा और राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण यानी सेमा की स्थापना पर सरकार को गौर करना चाहिए। इससे एक तरफ जमीनी स्तर पर हर परियोजना में पर्यावरण संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी बेहतर हो सकेगी, तो दूसरी तरफ
पर्यावरण और जंगलों पर निरंतर हो रहे हमलों को रोकने में भी यह दूरगामी और प्रभावी कदम साबित हो सकता है। इसके बाद भारतीय पर्यावरण सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए एक भारतीय पर्यावरण सेवा अकादमी स्थापित करने की भी जरूरत है। इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने की भी मांग की है। इससे योग्य एवं दक्ष पर्यावरण सिविल सेवक पर्यावरण प्रशासन में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा एक नई सेवा बनाने के विचार के साथ साथ वर्तमान सेवा के दायरे और क्षेत्राधिकार को बढ़ाना भी समझदारी हो सकती है। साथ ही मौजूदा कानूनों को अदालत के फैसले के अनुरूप बनाने की जरूरत है। एजेंसियों की अधिकता के बीच योजनाओं को लागू करने के लिए साझा प्रयासों की भी आवश्यकता है। इसके लिए नोडल प्राधिकरण नामित करने की भी जरूरत है। साथ ही नियमों को लागू करने के लिए उनके पास जरूरी शक्तियां और संसाधन भी होने चाहिए। कुल मिलाकर सार ये है कि भारतीय पर्यावरण सेवा पूरी शासन व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं, और अन्य अर्ध आधिकारिक संस्थाएं जैसे निगम, नगरपालिका बोर्ड, एनफोर्समेंट एजेंसियां और औद्योगिक क्षेत्रों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रबंधन में विशेषज्ञता की जरूरत को भी पूरा करेगी। मौजूदा मंजूरी प्रणाली और निगरानी तंत्र शौकिया तरीके से कार्य करते हैं, जिससे पर्यावरणीय मुद्दों का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पाता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंजूरी प्रक्रिया अक्सर लाल फीताशाही से भरी होती है। लिहाजा पर्यावरण संरक्षण को विकास संबंधी प्राथमिकताओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। हालांकि ये जटिल कार्य हैं और इनके लिए संस्थानों को मजबूत करने और नियम बनाने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दरकार है। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चौथी अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन पर नोटिस जारी किया है। यह सेवा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिहाज से कैसे उपयोगी साबित हो सकती है, चर्चा कीजिए।